बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग डालना, वो भेज दिया आपको, आपने भेज दिया, अब आगे भेज दो। सो गाइस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट which provides you item wise transaction between resident of a country and rest of the world। ठीक है, मतलब अगर आप लोकली कुछ बाय कर रहे हो तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। मतलब आप यहाँ पर मार्केट में जाके कुछ परचेज करते हो, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ओनली इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं। ओके, so again I am repeating, balance of payment क्या है? Balance of payment is an accounting statement. If you want to write, you can write please. Balance of payment is an accounting statement. Balance of payment is an accounting statement that provides systematic record. Balance of payment is an accounting statement that provides systematic record of all the economic transactions between residents of a country and rest of the world. Between residents of a country and rest of the world in a given period of time. हमने चैप्टर 1 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टॉक एंड फ्लो। प्रीवियस क्लासेस में जब हमने नेशनल इनकम करा था, वी हैव डन वन कॉन्सेप्ट नोन एज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज which are measured at a particular point of time, and flow variables क्या होते हैं? which are measured over a period of time। तो जहां पर भी टाइम पीरियड आ जाता है वो क्या बन जाता है? फ्लो। तो यहां पर भी अगर आप देखो, मैंने एंड में क्या लिखवा है? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए ये भी क्या हो गया? फ्लो हो गया। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज आल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये याद रखना। ओके, यू वांट टू राइट, यू कैन राइट दैट। अच्छा, we are saying international economic transaction, so there are different types of international economic transactions। लिखो, heading डालो economic transactions। फर्स्ट लिखो visible items। under this write export and imports of merchandise। either you can say merchandise या फिर आप goods बोल सकते हो। सेकंड इनविजिबल आइटम्स। विजिबल के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में क्या आएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या हो गया? पहला वाला क्या लिखा है? विजिबल हो गया ना। मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स भी होता है। ठीक है, सेकंड लिखो इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम से प्लीज राइट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ। अब सर्विसेज दो तरह की होती हैं, लिखो। एक होती है फैक्टर सर्विस एंड दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विस। सो फैक्टर सर्विसेज के अंदर यू विल गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कहां से मिल रहा है? अब्रॉड से मिल रहा है। एंड सिमिलरली जो लोग यहां पर रहते हैं बट वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, उनको जो
कंपनसेशन पे करा जा रहा है, उनको जो सैलरी पे करा जा रहा है, उनको जो वेजेस पे करा जा रहा है, दे आर टेकिंग इट अब्रॉड टू देयर कंट्री, तो वो सब आपका फैक्टर सर्विसेज में आता है. Then second type of factor services, इन्वेस्टमेंट इनकम. लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां से रेंट आ रहा है, फाइन, सो दैट्स इन्वेस्टमेंट इनकम, नॉट इन्वेस्टमेंट, वहां से जो इनकम जनरेट हो रही है. क्लियर. सेकंड क्या लिखवाया था, नॉन फैक्टर सर्विसेज. नॉन फैक्टर सर्विसेज में लिखो शिपिंग सर्विसेज, shipping services, banking services, transport and insurance services. Transport, comma insurance, comma etc. बहुत सारी. Okay, these are all invisible. Third लिखो unilateral transfers. Unilateral or unrequited. So let's say आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, you are transferring money to them, ठीक है, you are transferring money to them, वो आएगा यहाँ पर, एंड आपके रिलेटिव जो अब्रॉड रहते हैं वो आपको मनी इंडिया में भेज रहे हैं, ये सब इसमें आएगा अनरिक्विटेड. अनरिक्विटेड यूनिलैटरल आल्सो मींस वन साइड ट्रांजैक्शन, यू आर जस्ट सेंडिंग द मनी, वापस कुछ नहीं आएगा. ओके, लास्ट कैपिटल ट्रांसफर्स. फोर्थ इज कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर्स में लिखो कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट में लिखो बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, comma sale of assets. So wherever they mention the word capital, it means it is related to assets and liabilities. कहीं पर भी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल वर्ड की वो बात कर रहा है, आइदर वो एसेट से रिलेट करेगा या उसको लाइबिलिटी से रिलेट करेगा. फाइन. सो कैपिटल क्या लिखा है आपने, रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स लिखा है, ब्रैकेट के अंदर बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड हो गया एंड सेल ऑफ एसेट्स हो गया. ओके, नेक्स्ट लिखो कैपिटल ट्रांसफर्स, सॉरी कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ, फोर्थ कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स हमने लिखा, अब कैपिटल पेमेंट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसमें लिखो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स. इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड परचेज ऑफ एसेट. So guys, balance of payment is what? It's an accounting statement which provides us systematic record of all the international transactions between resident of a country and rest of the world during a given period of time. Generally it's for 1 year. जैसे ही हमने बोला इसको कि it is an accounting statement, तो अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट के दो साइड्स होते हैं. वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, तो इसके भी दो साइड होंगे. एक साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, एंड द अदर साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड.
डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? डेबिट साइड पे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी and credit side you will get inflow of foreign currency. ये प्लीज बना लो छोटा सा फॉर्मेट, ये प्लीज लिख लो. ओके अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट और लिखो. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग uses double entry system. Balance of payment accounting uses double entry system for recording the transactions. Transactions. ठीक है, so just like in accounts, आगे लिखो just like in accounts, we prepare trial balance. Just like in accounts, we prepare trial balance. Where both the sides are equal. Similarly, in balance of payment, the debit side and credit side are always equal. Similarly, in balance of payment, the debit side and the credit side are always equal. अब ये दोनों साइड इक्वल होती कैसे हैं ये हम बाद में समझेंगे एट द वेरी एंड ऑफ द चैप्टर. जस्ट लर्न इट. उसके लिए आपको कॉमर्स करना पड़ेगा क्लास 11. ठीक है, वो नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है. ओके सो गाइस, अकाउंट्स के अंदर जैसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते थे 11th के अंदर, इवन इन 12th एज वेल. सो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर वी हैव अ डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड, और हम यही पढ़ते थे 11th में कि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज मैचेस. सो सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी देयर आर टू साइड, द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, और वो हमेशा मैच करेगा. ओके सो वन लास्ट स्टेटमेंट. इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल या फिर विल ऑलवेज मैच. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ऐसे लिख लो. इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट will always be balanced. यह है सबको समझ? अगर आप लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं हो, आपने नहीं पढ़ा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अकाउंट्स के अंदर एक सिस्टम होता है चीजों को रिकॉर्ड करने का, दैट इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग. उस डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर दो साइड होती हैं, तो ये सारा कुछ लॉजिक वहां पर है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सब चीजें कैसे रिकॉर्ड होता है. तो वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल दैट. तो वहां पर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे. कैसे इक्वल होंगे, विल अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ग्रेटर देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. So it's not necessarily that they will always be balanced, but क्यों होंगे balanced, we'll understand that a little later. Okay, next line लिखो. In economic sense, balance of payment can be
surplus BOP. Surplus BOP is a situation where credit side is greater than the debit side. Credit side is inflow, debit side is outflow. Credit side plus होता है foreign exchange का, debit side minus होता है foreign exchange का. So if credit side is greater than the debit side, surplus BOP आएगा. It can be a balanced BOP where credit and debit both are equal. And deficit BOP. Credit side is less than the debit side. So इकोनॉमिक सेंस के अंदर बीओपी कुछ भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है एंड डेफिसिट भी हो सकता है, बट अकाउंटिंग सेंस के अंदर बीओपी विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड. अब ये तो लॉजिक बन रहा है, बट दिस लॉजिक अकाउंट्स में तो समझ आता है कि दोनों साइड इक्वल होती है. यहाँ पर कैसे होगा इक्वल, ये भी बाद में हम पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट प्लीज राइट कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी ना एक न्यू पेज पे बनाना. एक और कंपोनेंट होता है बीओपी में, वो अलग से बुक में बता रखा है, इसके अंदर नहीं है वो, दैट इज नोन एज एरर्स एंड ओमिशन. वो बाद में करेंगे, उसको इसमें नहीं लिखना है. सो करंट अकाउंट के अंदर प्लीज राइट, इट रेफर्स टू एन अकाउंट, इट रेफर्स टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, छोटा छोटा लिखना. It refers to an account which records all the transactions relating to exports, all the transactions relating to exports and imports of goods and services, all the transactions relating to exports and imports of goods and services and unilateral transfers during a given period of time. तो फर्स्ट क्या लिखा है हमने करंट अकाउंट के अंदर, पहली चीज क्या लिखी है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो एक्सपोर्ट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंपोर्ट्स को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पहले ये लिखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स या फिर सर्विसेज. थर्ड, unilateral or unrequited receipts and payments. गाइस सबको पता है ना, यहां से अगर आप बीटेन मार्केट में जाते हो, वहां से कुछ आप परचेज कर रहे हो तो इंपोर्ट नहीं होता, ठीक है. और वो जो बीटेन मार्केट में वो सामान बेच रहा है वो एक्सपोर्ट नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. तो अगर मैंने यहाँ पर यूनिलैटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लिखा हुआ है, तो आप अपने रिलेटिव को यहाँ इंडिया में नहीं, अब्रॉड,
मनी भेज रहे हो, एंड सिमिलरली वहां से आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इससे एक और टर्म निकल के आता है नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। So balance of trade is export of goods minus import of goods. अगर ये export minus import पॉजिटिव आता है, so that means surplus balance of trade. Export minus import अगर जीरो आता है, तो balance of trade, and export minus import अगर नेगेटिव आता है, तो deficit balance of trade. अरे यार पढ़ लो, क्यों आरफ पे तुमने फोकस रखा हुआ है? उसका बैग चाहिए तो ले लो, अगर उसमें पड़ा हुआ है तो यूज कर लो। सोच के रहा था वैसे, ने जेप्टो पे मिला नहीं। इलीगल होता है। हाँ, अगर तुम लोग तो बैग में लेके घूमते हो, इलीगल कैसे होंगे? कौन लोग? तुम सब। खा गया था। ओके, ये लिख लिया। अच्छा, अब सो गाइस, एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि जाएगा? There will be inflow of foreign exchange या outflow of foreign exchange if you are doing export, if you are making export. Inflow. So inflow जो होता है वो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आई जस्ट राइट इट हियर। ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स, यहाँ पर भी मनी आ रहा है तो ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा। इंपोर्ट्स डेबिट, imports debit, and payments debit. Import of goods, import of services, and unilateral payments. हो गया, लिखिए। और तो लेफ्ट हैंडर है, वहां क्यों बैठा है? टेबल पे बैठा होता है ना पहले। गाइस, इसमें कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब ये जो सर्विसेज है इसके साथ ये भी ऐड कर लो, ये हम पहले लिख चुके हैं। फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विस के अंदर लिखो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। एंड फैक्टर सर्विसेज में प्लीज राइट एम्प्लॉय कंपनसेशन,
एंड क्या लिखा था, इन्वेस्टमेंट इनकम। सो इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी से रेंट आना, या फिर आपने किसी फॉरेन बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, वहां से इंटरेस्ट आना। तो ऑल दैट स्टफ, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके डन, लिख लिया। अच्छा, विच इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ बिगर कॉन्सेप्ट? सो बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड चार्ट एक आएगा, छोटा कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड है, डबल चार्ट है, तेरे से बड़ा ही है कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं बोलता है, बस बोलता है मैंने भी यही बोला था। सो गाइस देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। So balance of payment is a broader concept and balance of trade is a narrow concept. ये आया समझ? इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू से क्या मैं इसका डेफिसिट हटा सकता हूं? आराम से हटा सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो अगर मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस पड़ा हुआ है तो मैं उससे ये डेफिसिट हटा सकता हूं। बट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल टुगेदर नेगेटिव आ रहा है तो आई कैन नॉट यूज बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस टू रिमूव द डेफिसिट ऑफ बीओपी। ठीक है, बीओटी इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ बीओपी, तो बीओपी फालतू पड़ा है तो यूज कर सकते हो इसके डेफिसिट को हटाने के लिए, या फिर करंट अकाउंट के डेफिसिट को हटाने के लिए, फाइन। बट अगर तुम्हारे पास यहाँ पर सरप्लस बीओटी पड़ा हुआ है तो क्या तुम पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव पार्ट हटा सकते हो? नहीं हटा सकते, ये ध्यान रखो। अच्छा, अब करंट अकाउंट के नीचे लिखो, करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट के जस्ट नीचे लिखो करंट अकाउंट सरप्लस। When credit side of the current account is greater than debit side, करंट अकाउंट सरप्लस कब आएगा? जब करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। ठीक है, इट मींस करंट अकाउंट सरप्लस कब आएगा? जब क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, एंड इट मींस द इकोनॉमी इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? आई विल कम टू दैट। द इकोनॉमी इज लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लेंड करेगा उनकी करेंसी। ठीक है, सेकंड लिखो, मतलब इसी के नीचे करंट अकाउंट के नीचे नेक्स्ट लिखो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये कब होगा? व्हेन योर क्रेडिट साइड इज लेस देन द डेबिट साइड, या फिर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट इज इनफ्लो, क्रेडिट इज प्लस, तो अगर क्रेडिट साइड कम होगी तो डेफिसिट आएगा। और अगर डेफिसिट आता है तो दैट मींस व्हाट? डेफिसिट आता है तो दैट मींस द इकोनॉमी इज बोरोवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द इकोनॉमी इज बोरोवर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो गाइस, करंट अकाउंट सरप्लस कब आएगा? जब आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यूनिलैटरल रिसिप्ट्स भी है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया है, इंडिया को गल्फ कंट्रीज से बहुत रेमिटेंसेस आते थे, जो अब आना बंद हो गए क्योंकि लोग ही उठ के यहाँ आ गए, तो रेमिटेंसेस क्या आएंगे? ओके, तो यूनिलैटरल रिसिप्ट्स आल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, बट अभी के लिए हम बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे स्टिक रहते हैं। सो करंट अकाउंट सरप्लस कब आएगा? जब एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। चाइना की बात करते हैं, चाइना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जब चाइना ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चाइना को पेमेंट कैसे करी? इंटरनेशनल करेंसी में करी, एंड दैट इंटरनेशनल करेंसी इज डोमिनेटेड बाय डॉलर। तो चाइना के पास क्या आ रहे हैं? डॉलर आ रहे हैं।
तो जो डॉलर यूएस में पड़े होने चाहिए वो किसके पास पड़े हुए हैं? चाइना के पास। ठीक है, तो अब क्या होएगा? यूएस को डॉलर चाहिए तो किससे मांगेगा? चाइना से मांगेगा, या फिर प्रिंट कर ले भाई नोट, अपनी करेंसी को वो करो, डिवैल्यू करो। आए ये चीज समझ? सो करंट अकाउंट सरप्लस रिजल्ट्स इन व्हाट? अब इकोनॉमी बीइंग लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है जो भी सामान वगैरह है। कैसे पे कर रहा है? एयूडी में पे कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से पे कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ गई उनको, तो चाइना से भी मांगेंगे, लोन मांगेंगे। ठीक है, या फिर प्रिंट कर लो नोट, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लो। यार जिनको ये नौटंकी करनी है ना, जाओ, तू हो गया, तू हो गया, नौटंकी करनी है तो अपने घर जाओ, पढ़ा रहा हूँ, बीच में इंटरफेयर मत करा करो, वरना फिर एक ही मैसेज जाएगा घर पे, एक सिंगल लाइन का मैसेज। मैं फिर वही वो सब कुछ नहीं लिखूंगा जो एक हफ्ते पुरानी वाली कहानी है, बस वो लिख के दूंगा कि पहले इसका नाम यहाँ आया था, ऊपर से क्लास में ये कर रहा है। तेरे घर पे भी जाएगा, बता रहा हूँ। मैंने कुछ करा नहीं, बैठा क्यों है वहां क्यों बैठा है? पीछे जाके बैठ, आगे जाके बैठता। जब तुम ग्रुप बना के बैठ रहे हो तो उसका मतलब वही है। अरे कुछ नहीं करा, बस तेरा नाम आएगा, इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। ठीक है, तो गाइस जब पढ़ा रहा हूँ तो यार पढ़ लो, अगर हंसने आते हो यहाँ पर तो यार अपने घर में मैनेज कर रहे हो यार। आई कैन आल्सो स्लीप फॉर एन आवर। ओके, हाँ जी। सो करंट अकाउंट सरप्लस इज क्लियर। सो करंट अकाउंट सरप्लस, इकोनॉमी विल लेंड मनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या हो रहा है कि आपने बाहर से इंपोर्ट कर लिया, फॉरेन करेंसी है नहीं पे करने के लिए, तो क्या करोगे? बोरो करोगे आईएमएफ वगैरह से। तो यू आर बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एक चीज और लिखो। करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी। Current account shows the net income of the economy from abroad. So एक इकोनॉमी कहां से कमा रही है? डोमेस्टिक प्लस और कहां से कमा रही है? फॉरेन सेक्टर से कमा रही है। सो करंट अकाउंट बताता है कि इकोनॉमी जो है वो फॉरेन सेक्टर से कितना अर्न कर पा रही है। क्या अर्न कर पा रही है? इनकम की बात कर रहे हैं, एफडीआई की बात नहीं कर रहे हैं। एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, इनकम अलग चीज होती है। क्लियर ये चीज? ठीक है गाइस, बुक में आओ, पेज नंबर 12.1 से 12.5, बिफोर कैपिटल अकाउंट, रीड एवरीथिंग। It records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world, which cause a change between the residents of a country and rest of the world, which cause a change in the assets and liabilities, which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country. इसके कंपोनेंट्स लिखो। सबसे पहला इसमें आता है बोरोइंग्स, lending, investment to and from abroad, foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves. Okay, borrowing, lending, investment to and from abroad, and foreign exchange reserves.
सो गाइस बोरोइंग कर रहे हैं तो कहां पर आएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? सो क्रेडिट साइड पे बोरोइंग्स आएगा बिकॉज इट इज इनफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड. सो लेंडिंग इज डेबिट साइड बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट बाहर दे रही है मनी. इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड आउटफ्लो ऑफ मनी है डेबिट साइड. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इनफ्लो ऑफ मनी ऑन द क्रेडिट साइड. ये लिखो. डन. क्या हो गया? Yeah. So investment are of two types. ये कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, ये उसमें है. इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ठीक है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो अगर इंडिया से बाहर जा रही है तो डेबिट, इंडिया में आ रही है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. सो पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखो, इसके अंदर लिखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर. इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट It refers to purchase of an asset which gives the owner, which gives its owner, which gives its owner direct control over the asset, which gives its owner a direct control over the asset. ठीक है. एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें. सेकेंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लिखो, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट which does not give any direct control, which does not give any direct control over the asset to the owner. So FDI में ओनर के पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता. एग्जांपल लिखो पोर्टफोलियो के अंदर, परचेज ऑफ शेयर्स. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, FIIs करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एंड एफडीआई तो कंपनीज वगैरह करती हैं. अब देखो कॉमन मिस्टेक जो होती है ना, वो आपसे ये पूछेगा एग्जाम में, वो बोलेगा एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी. सो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे यार मशीन क्या होता है? मशीन एसेट होता है. आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट, तो आप बोल दोगे एफडीआई. नहीं, ये चीज याद रखना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहीं पर भी इनने लिख दिया, ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है. कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा, आप किसी कंट्री में जाते हो, वहां पर आपने लैंड परचेज करा, मशीन परचेज करी, इक्विपमेंट परचेज करे, ठीक है, बिल्डिंग परचेज करी. यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग. एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो वो आपका सीधा करंट अकाउंट में जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो. लैंड कैसे एक्सपोर्ट होगा इतना तो समझ लेना, ठीक है. ओके. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर इफ यू आर परचेजिंग शेयर्स ऑफ, कौन सी कंपनी थी?
जिसका आईपीओ आ रहा है। स्पेसएक्स के अगर आप शेयर्स के आईपीओ में अप्लाई करते हो, आपको अलॉट हो जाते हैं शेयर्स, सो यू हैव द ओनरशिप ऑफ दोस शेयर्स, बट दैट डज नॉट मेक यू द ओनर ऑफ द कंपनी। सो दैट्स व्हाट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज। बट एफडीआई के अंदर आपने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी है, सो यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ दैट कंपनी। डिफरेंस समझ आई? ठीक है। सो अगेन यहां पर भी सिंपल सा लॉजिक है, कैपिटल अकाउंट में भी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो सरप्लस हो जाएगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड इक्वल है तो बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड अगर कम है डेबिट साइड से तो डेफिसिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, वी हैवंट डन वन पार्ट अभी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस पे आते हैं। देखो अगर करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस है एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट है, सो ये सरप्लस यहां से उठ के इस डेफिसिट को हटाएगा, नलिफाई। अगर करंट अकाउंट के अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस है एंड करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है, तो ये सरप्लस यहां पर एडजस्ट होगा। तो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो एब्सॉर्ब कर लेगा उस सरप्लस को। यह है समझ? यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? हटा दो। नाउ जो हमने सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस इन अकाउंटिंग सेंस, इन अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बैलेंस, वो समझते हैं जरा। सो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट है जिसको मैं अलग से लिख रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको बस मैंने यहां से निकाल के अलग से लिख दिया, ये जीरो आना चाहिए तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दो बार नहीं ऐड हुआ, मैंने बोला ना कैपिटल अकाउंट से निकाल के मैंने अलग से ऐड कर दिया। कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं, अंदर होता है वो, निकाला और अलग से दिखा दिया, ये बोल रहा हूं। क्लियर गाइस? अब अगर यहां पर सरप्लस आता है, सो सरप्लस कब आएगा? व्हेन देयर इज नेट क्रेडिट। बाय नेट क्रेडिट आई मींस क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। यहां पर भी सरप्लस आता है, तो दिस इज आल्सो नेट क्रेडिट, मींस क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, और अकाउंट क्या होना चाहिए? बैलेंस। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर सारा का सारा सरप्लस ऐड कर देंगे। ये आया समझ? अभी मोदी ने बोला कि था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पेमेंट कहां से करते हैं? वो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही करते हैं। तो अगर यहां पर सरप्लस है, यहां पर सरप्लस है, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है, यहां पर आपने मनी बोरो कर रखा है, या फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ते चले जा रही है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या होएगा? करंट अकाउंट प्लस में आएगा, कैपिटल अकाउंट प्लस में आएगा, दैट मींस सरप्लस। तो हम क्या करेंगे? अब ये सरप्लस उठाएंगे यहां से एंड उठा के सारा का सारा कहां डाल देंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डाल देंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर एडिशन होना मींस डेबिट। देखो यहां पर क्रेडिट है, अगर मैं यहां पर भी क्रेडिट कर दूंगा तो ये तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा ना। डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। हाउ आर दे ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर? डेबिट इज आउटफ्लो, क्रेडिट इज इनफ्लो, तो दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो मुझे इसको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्रेडिट हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड करने का मतलब डेबिट। ये लिख लो प्लीज। एंड इसके बाद एक नोट भी लिख लेना, एनी एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व is written on the debit side. Again guys, current account plus capital account plus foreign exchange reserve. In accounting sense, BOP should always balance. Okay. Let's say यहाँ पर deficit आता है. So deficit means
नेट डेबिट, यहां पर भी डेफिशिट आता है, सो दैट मीन्स नेट डेबिट। अब इसको कैसे हटाएं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हम क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, टू रिमूव दिस डेफिशिट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, we will write it on the credit side। उल्टा साइड लिखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का नेट जीरो आएगा। सेम साइड पे लिखूंगा तो ऐड हो जाएगा, डेबिट में डेबिट लिखोगे तो दोनों ऐड होंगे, माइनस नहीं होंगे। ठीक है, सो एनी विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट। आया समझ ये चीज? ठीक है, सो यहां पर उल्टा लिख लो, अब एडिशन डेबिट साइड and withdrawal from foreign exchange reserve credit side। Guys, page number 12.7 तक read each and every line, any doubt please ask।